नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पॉलिटी में जब प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे आर्टिकल 15 की। देखो, सबसे पहले मैं संविधान के बारे में बता दूं, क्योंकि कुछ लोग संविधान को ज्यादा ही बहुत से कंट्राडिक्शन मानते हैं। जैसे कि संविधान को पढ़ लेने का अर्थ केवल पर्याप्त यही नहीं होता कि आपने संविधान को पढ़ा है, संविधान को समझा है। तो संविधान को पढ़ लेना, संविधान को समझ लेना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संविधान के पूर्ण ज्ञाता हो चुके हैं तो आप अपनी आंखों से क्राइम को नहीं देख पाओगे। देखो, क्राइम तो होता है, आपने पूरे भारत के हर क्षेत्र में कोई ना कोई अपराध घटेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप संविधान को जब पढ़ चुके हैं तो उस क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप बोलोगे सर हम तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, हम कैसे रोक सकते? अरे भाई, मैं आप बता रहा हूं, एक आईपीसी आपको अच्छे से याद है और उस आईपीसी के साथ आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस आईपीसी का ज्ञान झाड़ दीजिए एक बार किसी से। सच बता रहा हूं, वो आपके सामने सरेंडर ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना, सच में। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या ज्ञान दे रहे हो कानून कानून का। कानून कुछ नहीं होता, हम ही कानून है। तो एक बार सीधे एफआईआर लिखवाइए। जब पुलिस का वारंट आएगा तो अपने आप व्यक्ति बोलेगा कि भैया कानून तो सबसे बड़ा होता है। तो वही है। तो उल्टे लोगों को सीधा कैसे करना है, ये संविधान से। चलिए, तो आज बात करते हैं आगे के आर्टिकल्स की तरफ, आगे अनुच्छेदों की तरफ। देखो, जैसा कि मेरा मानना है कि आप संविधान को जब पढ़ रहे हैं तो संविधान को पढ़ते वक्त उसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखें, क्योंकि संविधान में आप देखो, सीधी बात है, आपने दावा कर दिया किसी के सामने कि मैं संविधान जानता हूं और आपके सामने आपने दावा उसके सामने किया है जो संविधान का ज्ञाता है, तो वह आपसे कोई भी क्वेश्चन कर देगा। और जब आपसे क्वेश्चन करेगा और आपने नहीं बताया तो इतनी बुरी बेइज्जती होगी कि उसकी आप वहां पर कभी शकल नहीं बताओगे अपनी। इसलिए जब भी कभी दावा करो संविधान को जानने का, तो ये सोच समझ के करना, और ये तभी कर पाओगे आप जब आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ संविधान को समझोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे के लेक्चर्स की तरफ। और सबसे बड़ी बात है, हम ये देख लेते हैं एक बार कि आर्टिकल 15, हम सब क्लॉज 15 पढ़ रहे थे और उसमें मैं क्रीमी लेयर के बारे में बता रहा था। ये क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत। यानी मलाईदार परत केवल उन लोगों के पास होती है। यानी मलाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे घर पे हमारे दादी दादाजी या माँ बाप ये कहते थे कि बेटा वह क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजे से हो। मजे का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह सेटल हो चुकी है, आपको किसी भी बात की फिक्र नहीं। आपके पास जमीन है, आपके पास घर है, आपके पास नौकरी है, और आपके पास सबसे बड़ी नौकरी के साथ साथ आपके साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, आपके पास पद की गरिमा भी है। तो कुल मिला के आपके पास वो सब कुछ है जो जिंदगी में चाहिए होता है एक इंसान को जीने के लिए। ठीक है, हालांकि ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकताओं से भी ऊपर की बात कर रहा हूं। तो क्रीमी लेयर का मतलब हुआ मलाईदार परत, और मलाईदार परत का मतलब है कि जो व्यक्ति, छाछ क्या होती है, दूध और छाछ में अंतर क्या है? जैसे कि दूध होता है उसमें मलाई होती है, लेकिन छाछ में कभी आपने मलाई बनते देखा है क्या? नहीं देखा। यानी जब दूध में से मलाई निकाली जाती है, उसे छाना जाता है तो छाछ बन जाता है। लोग छाछ को किस अहमियत से देखते हैं, आप सभी को पता। तो चलिए, हम क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे। तो क्रीमी लेयर में कौन कौन आते हैं? जिनको 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी ओबीसी कैटेगरी। अब ये मत सोच लेना कि कोई अपने नाम के पीछे ओबीसी लगा रहा है तो वो 15 सब क्लॉज 5 के तहत रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने अपने मित्र से बात की तो वो मित्र जो थे वो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, सॉरी वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। मैंने उनसे बोला कि भाई अपना सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवा लेते, क्योंकि मेरा काम तो है चीजें उगलवाना। तो मैंने दोस्त से उगलवा ली। तो उसने बोला कि भाई मैं नॉन क्रीमी श्रेणी में नहीं आता, मैं क्रीमी लेयर में आता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो ग्रुप ए के सर्विसमैन है, और ग्रुप ए में आता है ऑफिसर रैंक का, ऑफिसर रैंक के व्यक्ति आते हैं। तो वो तो अपना ओबीसी का नहीं बनवा सकता ना। तो इसलिए वो सेंटर की नजर में एक अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, जनरल कैटेगरी में। तो चलिए, एक बार मैं क्रीमी लेयर की बात दोबारा कर लेता हूं। और दोबारा क्या, मैंने तो पूरा बताया भी नहीं था आपको। क्रीमी लेयर, चलिए। तो क्रीमी लेयर में भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी नेतागण हैं, लीडरशिप जो करते हैं वो आते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं यहाँ पर, और महान्यायवादी आते हैं, महालेखा आते हैं। मतलब कुल मिला के जितने भी संवैधानिक पद की मैं बात कर रहा हूं, उन उन व्यक्तियों के बेटे और बेटियां, ठीक है, या फिर वो स्वयं ही क्यों ना हो,
उनको आरक्षण का लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल सकता। 27% जो फॉर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इट मींस ऑफ सोशली एजुकेशनली ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उनको तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो क्रीमी लेयर में हम शायद एक पॉइंट की तरफ थे, थर्ड पॉइंट था शायद हमारा, थर्ड था या फोर्थ था, चलो थर्ड ही कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था, आप लिख सकते हैं कि ग्रुप ए एवं ग्रुप बी, यानी आप कह सकते हैं वर्ग ए या ग्रुप ए तथा वर्ग बी तथा वर्ग बी या ग्रुप बी में कार्यरत कर्मचारी, चाहे वह कर्मचारी कहां पर हो, केंद्रीय सेवा में हो, केंद्र सेवाएं तथा राज्य सेवा के अधीन हो, राज्य सेवाओं के अधीन हो, के अधीन कार्यरत हो, बस आप समझ गए ना। तो वो हमेशा क्रीमिनल की श्रेणी में आते हैं, वो 27% रिजर्वेशन यानी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 का फायदा नहीं उठा सकते। अब आते हैं चौथी कैटेगरी क्रीमिनल की क्या होती है, चलिए। चौथा क्राइटेरिया होता है, यानी फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ द क्रीमिनल इज दैट, इसमें आते हैं यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं वो, और उसके बाद सेकंड ग्रेड के ऑफिसर जो भी होते हैं, आप लिख सकते हैं तो विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों में उच्च पदों पर जैसे प्रोफेसर, कॉमा, और क्या सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो सकता है, उसके अलावा इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, इंजीनियर हो सकता है, और इसके अलावा अधिवक्ता हो सकता है, जिसे आप एडवोकेट कहते हैं, एक अधिवक्ता हो सकता है। दूसरा, और कलाकार हो सकते हैं, यानी कलाकार हो सकते हैं, जिसे आप एक्टर कहते हो ना, एक्ट्रेस कहते हो, कलाकार ही तो होते हैं सारे। कल को आप शाहरुख खान के बेटे को क्रिमिनल की नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में रखोगे तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। और कलाकार हो गए, कलाकार के अलावा अन्य पेशेवर, अन्य जैसे पेशेवर व्यक्ति कभी भी यहां पर नहीं आ सकते, नॉन क्रिमिनल, वो क्रिमिनल में आते। दूसरी बात हम कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा उद्योगपति है, जैसे कि व्यापार वाणिज्य है, और उसके अलावा उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति हो सकता है, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन, जैसे कि व्यापार करता है तो बिजनेसमैन हो गया, उद्योगपति है तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, ठीक है, कोई कॉमर्शियल धंधा करता है अपना तो वो वाणिज्य में आ गया, जैसे उद्योगपति। उसके अलावा और आते हैं, एक यहां पर है, आपको मैं बता दूं, इनकम की बात करें तो इनकम में 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि एक है शहरी क्षेत्रों में जिनके पास भवन है, शहरी क्षेत्रों में एक भवन यानी एक घर होना चाहिए, एक भवन तथा कृषि भूमि यदि मान लो किसी भी व्यक्ति पर 5 एकड़ से ज्यादा, कितनी, 5 एकड़ से ज्यादा एग्री फार्म है उसके पास, तो वो नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आएगा, वो क्रीमी की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद यदि कि भवन में फ्लैट भी आ सकता है, ठीक है, फ्लैट है, कोई जमीन है, ये भी आ सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्रीमी लेयर में, जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं है, जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, लिखें, जिसकी आय 8 लाख से ज्यादा है,
8 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 8 लाख है तो भी चलेगा, लेकिन 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 8 लाख भी है तो भी नहीं चलेगा, मतलब 8 लाख से कम होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो 8 लाख का आंकड़ा था ये कब किया गया था? 2013 में किया, ठीक है। चलिए, तो क्रीमिलियर मतलब होता है कि जो वे छात्र जो इसमें आते हैं वह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, वह ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। ओबीसी मतलब 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि जब मैंने क्रीमी लेयर का जिक्र किया है तो क्रीमी लेयर में मैंने इन इन पेशों की बात की है। अब मुझे बताइए कि भारत के राष्ट्रपति से लेके जितने भी मैंने यहां पर पद लिखे हैं, क्या इनके पास पैसा नहीं है? है, 8 लाख है। अब मुझे बताइए कि क्रीमी लेयर वालों को क्या मैं ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे सकता हूं 10% वाला? मुझे बताइए, सोच के बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, क्या क्रीमी लेयर वालों को, यदि देखो क्रीमी लेयर वालों को ओबीसी रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा, 27% आरक्षण तो इनके लिए नहीं है, इनके लिए बैन है भाई साहब, ठीक है। अब क्रीमी लेयर वालों के लिए जब ओबीसी 27% रिजर्वेशन बैन हो चुका है, बंद हो चुका है, ये एससी एसटी की बात नहीं कर रहा मैं, ओबीसी की बात कर रहा हूं, एससी बीसी जो है, ओबीसी के लिए जब क्रीमी लेयर में आरक्षण नहीं मिल रहा है, इनको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या इनको मैं इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन दे सकता हूं या नहीं? बताइए। इसका आंसर जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, मैं बाकायदा उनके कमेंट देखूंगा, क्योंकि क्रीमी लेयर वालों को 10% मैक्सिमम रिजर्वेशन भी नहीं दे सकते हम, जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। तो आप सोच लीजिए क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई साहब ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया जाता है, और जो भी यहां पर मैंने पद लिखे हैं वो पैसे से कभी भी यहां पर आप आर्थिक रूप से तंगी नहीं होती। क्या एडवोकेट के घर तंगी होती है क्या? क्या कलाकार के घर होती है क्या? क्या इंजीनियर के घर होती है क्या? क्या प्रोफेसर इतना कम कमाता है क्या? क्या डॉक्टर के पास इनकम कम होती है क्या? आप मुझे बताइए, क्या डॉक्टर्स का भी महीने का 3 से 3.5 5 लाख पैकेज नहीं होता क्या? तो क्या वो साल में 8 लाख से कम कमाता है क्या? तो कुल मिला के उनको ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन यहां पर हम नहीं दे सकते, क्रॉस कर दो ये। तो कुल मिला के उन्हें रिजर्वेशन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी बात कि क्या सर क्रिमिनल वालों को, ओबीसी की बात करिए हम, ठीक है। चलिए, तो बात समझ गए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किसी जातिवाद के आधार पर या किसी धार्मिक आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि आर्थिक तंगी यानी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर दिया जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। और इनमें से कोई भी व्यक्ति मुझे लगता नहीं है कि वो फाइनेंशियल रूप से वीक होगा, वो बल्कि स्ट्रांग ही होगा, फाइनेंशियल स्टेबल होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्रीमी लेयर से आगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 सभी डाल लीजिए एक बार। अब मैं बात करता हूं आपसे अनुच्छेद 16 क्यों आ गया, 15(6) आएगा। अनुच्छेद 15 है, और 15 सब क्लॉज 6 आरक्षण क्या कहता है, यह भी आरक्षण की व्यवस्था करता है, मैं आपको बता। लेकिन आरक्षण किस तरीके का है? हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे बड़ी जो एक कानून था, का नाम था, मैं आपको बता दूं, शायद ये जनहित याचिका में आया था, एक जनहित याचिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप जाएंगे तो आप किताब संविधान की खोलकर देख सकते हैं, वहां पे 15 सब क्लॉज 6 जहां पर पेज है वहां लिखा हुआ है साफ साफ कि जनहित याचिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर इसमें जब सुनवाई हुई थी, तो आज 2024 में 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को क्या कर दिया है, वैध कर दिया है। क्या कर दिया है? वैध कर दिया, यानी संवैधानिक मान्यता इसको दे दी है, यानी ये असंवैधानिक नहीं हो सकता। और ठीक है,
चलिए अब 15 सब क्लॉज 6 पे एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अब ऑफलाइन बैचेस से हमारा कई बार वास्ता रहा है, तो ऑफलाइन बैचेस में कई बार एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का, जब मैं शायद हाँ हम पॉलिटी ले रहे थे और पॉलिटी में एक डाउट आया, मैंने पूछा कि डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि 5 मिनट हम गैप के लिए दे देते हैं जाके हम बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। एक बच्चे का डाउट आया कि सर हमारा अभी फिलहाल ही में एक ब्रेकअप हुआ है। बोला अच्छा, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मूड फ्रेश कर देते हैं। मैंने बोला कि बोलो पूरी बात बोलो अब तो तुम, अब अधूरी बात नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि सर अभी मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और एक्चुअली में उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि हम शादी करेंगे। तब लड़की पक्ष से ये वादा आया लड़के को कि हम शादी करेंगे, लेकिन बाद में लड़की मुकर गई। लड़की ने मना कर दिया, किसी भी तरीके से हो गया, या तो लड़के की हरकतें सही नहीं हो सकती या फिर कोई भी रीजन हो सकता है या उसको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया होगा। तो हालांकि फाइनल में ये हुआ कि मना कर दी। तो बच्चे ने पूछा कि सर मैं कौन सा केस करूं, है ना। बच्चा थोड़ा अग्रेसिव था, तो हमने बोला कि मैं कि केस करने की नौबत कहाँ से आ गई, क्योंकि केस करने की बात ही नहीं। तो फिर मैंने उसको एक स्टेटमेंट बोला, मैंने उसको एक कथन बोला कि यदि महबूब को सुनने में कानों की जरूरत पड़ जाए, कि महबूब को सुनने में कानों की जरूरत पड़ जाए तो आंखों को आग लगा देनी चाहिए। तो शायद मैंने उससे बोला कि मैं शायद तुमने यही किया होगा। मैंने कि अपने महबूब को कानों से मत सुनिए, आंखों से सुनिए। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल में आप बोलेंगे सर आंखों से कैसे सुने? अरे आंखों को पढ़ना सीखिए। एक होता है अपने एथिक्स में, अब जब हम यूपीएससी की तैयारी से गुजरे तो वहां पे हमने एथिक्स बहुत अच्छे से, एथिक्स में एक इमोशनल इंटेलिजेंस की भावना आती है। मतलब एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको यही सिखाता है कि आप दूसरे की भावनाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी दूसरे की भावनाओं को कंट्रोल करना, उन्हें समझना तथा अपनी भावनाओं को समझना एवं कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस का बाप बन गया वो इस दुनिया में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ईआई की, जो ईआई हमारा पैटर्न काम करता है, ईआई संविधान से काम नहीं करता, इसे संविधान से मत जोड़ना। ईआई और एक आई काम करता है। आई जो होता है वो आपके आईक्यू को बताता है, जिसे आप कहते हैं इमोशनल क्विशेंट, यानी आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, मानसिक बुद्धि। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कितनी, यानी यदि आप दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, दूसरी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं अपने साथ, तो आप समझ लीजिए कि आप लोगों की आंखों से आंखें पढ़ना सीख गए। और वही चीज है, तो इसलिए एक शेर आया कि महबूब को महबूब को सुनने में कानों की जरूरत पड़े, यदि महबूब को सुनने में कानों की जरूरत पड़े तो आंखों को आग लगा देनी चाहिए। हालांकि उसको कहीं हद तक समझ में आ गया था, तो मैंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर, ये संविधान का मामला नहीं है। आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, बिकॉज वी हैव अ राइट, ये हमारे पास अधिकार है कि हम किसके साथ रहें और किसके साथ ना रहें। लेकिन हाँ, किसी पक्ष की गलती रही होगी तब मैंने उसको समझाया। तो कौन सा मैटर संविधान का है, कौन सा मैटर संविधान का नहीं है, इस चीज बड़े बारीकी तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी हवाबाजी कर सकते हैं या कोई भी चीज हम कानून से जोड़ सकते हैं, नहीं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मामला था, संविधान से जोड़ने की जरूरत इसको है भी नहीं। ठीक है, चलिए। लेकिन आजकल तो पता नहीं कि कुछ लॉ बनाए जा रहे हैं कि जिसमें लड़का लड़की वादा कर चुके हैं शादी का एक दूसरे से, तो वहां पे कुछ केसेस भी हैं कि वहां पर आप लड़की पे केस भी कर सकते हैं। कुछ बनाए जा रहे हैं, मतलब अप्रोक्स मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसे कानून शायद बनाए भी गए हैं। चलिए, तो अब आते हैं 15 सब क्लॉज 6 पर। 15 सब क्लॉज 6 में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वो कदम ये था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय के वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन, यानी 10% आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मिलेगा। और ये वहां मिलेगा यानी उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में मिला जाएगा, यानी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% रिजर्वेशन
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को दिया जाएगा और यह कदम जनहित याचिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम जजमेंट में उठाया गया था, आपको मैं बता दूं। तो चलिए आप लिख दीजिए यहां पर कि 2019 में 2020 में कर दीजिए, क्योंकि 20 में डाला गया था। 2020 में 2020 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम 10% आरक्षण, अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। अरे हम एक चीज भूल गए हैं, शायद हमने एक बार आपसे सभी से प्रॉमिस किया था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम यूसीसी का एक चैप्टर लाएंगे। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, हम यूसीसी के ऊपर एक लेक्चर लाने वाले हैं। और शायद मैं दिवाली के उस माहौल में भूल गया मैं बताना। चलिए, तो यूसीसी का भी हम जल्दी लेक्चर लाने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, रिजर्वेशन हुआ, ये कई सारे मुद्दे हमारे ऐसे हैं आज जो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और इनको हम आंखों से देखी दिखाई चीज को नजरअंदाज करना एक पाप और बड़े गुनाह के समान होता है। ठीक है, तो हम इसे पाप और गुनाह की कैटेगरी में ना लाकर हम इसे न्याय की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। इसलिए हम जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक पूरा लेक्चर लाने वाले हैं, करीबन 1 से 1.5 घंटे का। तो सभी तैयार रहना, क्योंकि वहां पे आपको पूरा यूसीसी बताया जाएगा, इसका ऐतिहासिक यानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाएगा आपको, इसका हिस्टोरिकल रीडिंग क्या रहा है यूसीसी का, फिर आगे आगे यूसीसी कैसे सफर किया, अंबेडकर जी की डिबेट बताई जाएगी, यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। बस आप तैयार रहना, यूसीसी का लेक्चर जल्दी ही लाएंगे हम। बहुत अच्छे, कुछ चीजें याद आ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अब कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, चलिए तो इस पर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे IITs एंड IIMs एंड एम्स एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल। ओके, डॉक्टर्स के लिए। तो यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए इससे केस जोड़ देते हैं, जनहित याचिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जजमेंट है। और इसमें ही क्या कर दिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ये कलर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10% यानी AWS के 10% रिजर्वेशन को, AWS के 10% आरक्षण के प्रावधान को, रिजर्वेशन के प्रोविजंस को, आरक्षण के प्रावधान को संवैधानिक ठहराया। चलिए बहुत अच्छे, तो अब याद रखना कौन सा, जनहित याचिका। जजमेंट बहुत बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। 15 के सब क्लॉज खत्म हो चुके हैं, कौन कौन से सब क्लॉज में क्या क्या मैंने पढ़ाया है, प्लीज उसको तैयारी से कर लें, एक बार देख लें।
गौर कर लें और संविधान से मोहब्बत कर लें। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से इतनी चाहत रखते हैं, क्योंकि किताबें भी चाहत चाहती हैं। ठीक है, चाहत और मोहब्बत में यही फर्क है। मोहब्बत में का अर्थ होता है पा लेना, और चाहत का मतलब होता है कि उसे चाहते ही रहना। तो संविधान को चाहते ही रहिए। यह आपको एग्जाम हॉल में आपकी चाहत एक दिन काम आएगी, क्योंकि किताबों को जब आप पढ़ते हो तो किताबों को आप नहीं पढ़ते, किताबें आपको पढ़ती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की तरफ, और सभी तैयार हो जाएं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? पहले इसका एक ऑथेंटिक, यानी ऑथेंटिक स्टेटमेंट क्या है आर्टिकल 16 का? देखो, ये कहता है कि सरकार, यानी ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकार राज्य सेवाओं के अधीन आने वाले सभी पदों पर के नियोजन में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। मुख्यतः धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी सरकार को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, और कतई नहीं है, बिल्कुल सख्त मनाही है सरकार को कि सरकार अपॉइंटमेंट के बेस पर, आपको लगता है कि सरकार अपॉइंटमेंट के बक्सर जो हमसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है, डीवी करवाती है, सर उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होती है। अरे वही आरक्षण का मतलब आप समानता मानिए। बस मैंने एक चीज को यहां पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है कि आरक्षण और समानता, दोनों में बस इतनी सी समानता है कि उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको इनकी वास्तव में आवश्यकता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं कि जिनको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम उनको दिए जा रहे हैं और समानता की जगह असमानता आई जा रही है समाज में। यहां पर खतरा हो सकता है। तो आर्टिकल 16 में लिख सकते हैं आप कि सरकार किसी भी आधार पर, सरकार किसी भी आधार पर, और किसी भी आधार पर मतलब है आप धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य सेवाओं के अधीन, राज्य सेवाओं के अधीन आने वाले सभी पदों पर, आने वाले सभी पदों पर, सभी पदों की भर्तियां एवं नियोजन, भर्तियां एवं नियोजन यानी अपॉइंटमेंट, नियोजन में भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात सरकारी नियोजनों में अफसर की समानता, अर्थात सरकारी भर्तियों एवं नियोजनों में, सरकारी भर्तियों एवं नियोजनों में, एवं नियोजनों में अफसर की समानता, अफसर की समानता को विकसित करेगी, को डेवलप करेगी, को विकसित करेगी। तो आप यहां तक समझ चुके हैं। मैंने पूरा आर्टिकल यहां पर ऑथेंटिक लैंग्वेज उसकी लिख दी है, और आप समझ चुके हैं कि सरकार जब कोई भर्ती निकालती है तो उसमें धर्म, जाति के आधार पर नहीं लिखती। देखो अब मैं बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म का मैटर क्या होता है। रिजर्वेशन का मैटर समझ गए आप? समानता लाना है, यानी एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, यानी आप इसको, इस वाले व्यक्ति को इतना फायदा दे दें कि ये ऊपर बढ़ता चला जाए, और जो नीचे है जिसको रिजर्वेशन तक लाभ नहीं मिल रहा है, जो ऊपर नहीं आ पा रहा है किसी भी एक प्रमोशन की वजह से,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा तो ऊपर लाइए भाई, इतना तो लाइए कम से कि समाज में कम से कम स्टैंड तो कर सके। लेकिन हाँ, अब ये व्यक्ति मान लो इतना इसको यहां से उठाया और यहां तक ला दिया, अब ये नीचे हो गया, अब इसको ऊपर लाना है, तो कुल मिला के समाज में क्रम चलता रहता है, कभी कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। तो कुल मिला के यदि मान लो पहले व्यक्ति ये यहां पर था, इसको आरक्षण का लाभ मिलता चला गया, मिलता चला गया, मिलता चला गया, इसकी पूरी कम्युनिटी यहां पर आ गई। ठीक है, अब नीचे कौन हो गया, ये वाला व्यक्ति इस कम्युनिटी का, अब इसको ऊपर लाया जाएगा, फिर दोबारा फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर समानता लाई जा रही है, संविधान केवल यहाँ पर इक्विलिटी की बात कर रहा है। और रिजर्वेशन कभी भी आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन नहीं करता है, जो विधि के समक्ष समानता, जस्टिस बिफोर द लॉ, ठीक है, बिल्कुल उसका विरोध नहीं करता है। तो चलिए आर्टिकल 16 के आप समझ गए। लेकिन अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो आरक्षण का मुद्दा जो है वो कुल मिला के आप समानता की बात करें, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले उठाया था किसने, हमारे संविधान के जनक, हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने इस केस को मुद्दा उठाया और वास्तव में वो आरक्षण चाहते थे और उन्होंने ये करके बताया। और वास्तव में जब डॉक्टर अंबेडकर इसकी बात आरक्षण की करते थे ना, तो कई सारे नेता इसके विरोध में भी थे और कई सारे नेता इसके समर्थन में भी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद अनुसूचित जाति संघ यानी शेड्यूल कास्ट यूनियन के खुद नेता भी थे, अध्यक्ष भी थे। तो आर्टिकल 16 में अब एप्लीकेशन फॉर्म की, सर सरकारी नियोजनों में भर्ती के समय जो हमसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनमें भी तो सरकार हमसे रिलीजन मांगती है, जाति मांगती है और जेंडर मांगती है सर, और उसके बाद में आपका जन्म कहाँ हुआ है ये मांगती है, आपका स्टेट कौन सा है ये मांगा जाता है। सर ये क्या लफड़ा है, बात तो सही कह रहे हो आप, एप्लीकेशन फॉर्म में तो सर हो रहा है भेदभाव। तो मैंने इस बात को उचित ठहराया, मैंने बोला कि देखो बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म के समय आप जो ये क्राइटेरिया फिल करते हो, धर्म का करो या जाति का करो या फिर अपने जेंडर का भी करते हो या फिर अपने जन्म स्थान का करते हो, आपका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, या किस स्टेट की किस जगह पर हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपसे भेदभाव कर रही है, कि उसको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि सरकार तो अपना काम कर रही है और सरकार का काम यह है कि वह समाज में हर वर्ग में तो देखे, वो एक बार इस पर गौर करे कि कौन सा वर्ग, यानी ऐसा कौन सा वर्ग है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी जो सरकारी फॉर्म नहीं भरता। जैसे कि कल को मान लो हमारी सोसाइटी में दो ग्रुप आ जाएं, एक एक्स नाम का ग्रुप, एक वाई नाम का ग्रुप। अब एक्स नाम के ग्रुप, मान लो सरकार ने भर्ती निकाली दिल्ली पुलिस की, अब दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई साहब, अब दिल्ली पुलिस में जो भर्ती आई है उसमें सारे फॉर्म भरेंगे, भाई एक्स भी भरेगा वाई भी भरेगा। लेकिन क्या होता है, एक्स नाम के व्यक्ति जो हैं, इनको एक्स नाम के व्यक्तियों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल किया, ठीक है, लेकिन वाई नाम की कम्युनिटी ने दिल्ली पुलिस में फॉर्म को कम भरा, ठीक है, मतलब वहां पर कम फॉर्म आए। जब एप्लीकेशन फॉर्म को देखा, यार वहां पर तो देखा सरकार ने, यार इस कम्युनिटी के लोग ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, इस कम्युनिटी के लोग कम फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने क्या किया, फिर कमीशन के माध्यम से इसकी जांच करवाई और कमीशन ने ये सिफारिश दी कि सर बाई नाम की जो कम्युनिटी है ना, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है। तो कुल मिला के यानी यही चीज यहां पर कंटिन्यूअस आगे जाती जा रही थी, ठीक है। तो यानी एक्स नाम की कम्युनिटी ने दिल्ली पुलिस के फॉर्म ज्यादा फिल किए और बाई नाम की कम्युनिटी ने दिल्ली पुलिस के फॉर्म इतने कम इसलिए फिल किए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। जब रिसोर्सेज नहीं होते तो हमारी पहुंच बहुत कम हो जाती, इसलिए तो यहां पर सरकार का ये ड्यूटी है, सरकार का ये राइट है कि वो यहां पर उस कम्युनिटी की जांच करे, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग करे कि कौन सी कम्युनिटी अपना रिप्रेजेंटेशन कम दिखा रही है। इसलिए आपसे धर्म, आपसे जाति, आपसे लिंग और आपसे जन्म स्थान पूछा जाता है कि जैसे कि मान लो राजस्थान में आज 33 जिले हैं, मतलब अभी 50 का घोषणा कर दी है, लेकिन ऑथेंटिक 49 मान सकते हैं, 49 जिले हैं राजस्थान। लेकिन 49 जिलों में से क्या सारे जिले फॉर्म भर रहे हैं बराबर मात्रा में, तो राजस्थान सरकार वैकेंसी निकालती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लो कुछ कम्युनिटी ऐसी होगी जो राजस्थान के आज पिछड़े इलाकों में रह रही है,
जिनके पास पीने के लिए ना तो पानी है, ना खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए घर है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं। वो भर्तियों की बात तो छोड़ो, वो अपने रोटियों की व्यवस्था कर लें तो बहुत बड़ी बात है। वो अपने रहने का इंतजाम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब एडवर्टाइजमेंट उनसे पढ़ने में नहीं आएगा तो वो फॉर्म फिल ही क्यों करेंगे? सीधी बात है ना, क्योंकि पहली बात तो उन्हें हमने हमें यानी ऊंचे वर्गों ने निचले तबके वर्गों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। अब जिस व्यक्ति पर सरकार की विज्ञप्ति को पढ़ा ही नहीं जा रहा, वो फॉर्म क्या भरेगा? इसलिए इसलिए सरकार क्या करती है, उस कम्युनिटी को ऊपर लाने का प्रयास करती है। और ऊपर लाने का प्रयास में केवल एक ही होता है कि सरकार उस कम्युनिटी से डेटा मंगवाएगी। और डेटा लेने का तरीका क्या है? एप्लीकेशन। तो आप समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपसे जाति पूछी जाती है वो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 40 दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता, कि कानून सबको बराबर की नजरों से देखेगा। और कानून सबको बराबर की नजरों से कब देखेगा? जब हम सभी को बराबर की मात्रा में यहां पर लाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 16 सब क्लॉज 1। 16 सब क्लॉज 1 में एक बड़ा ही अजीब और गरीब केस था। मध्य प्रदेश, यानी आ, एक केस आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। 16 सब क्लॉज 1 की तरफ चलते हैं। चलो अब यहां पर एक केस आया। 16 सब क्लॉज 1, इस केस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या आ जाता है, प्रतिनियुक्ति एक शब्द आता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेसनेट। क्या कहते हैं? कंपेसनेट। क्योंकि आप सभी की नियुक्ति होती है। जो भी आज आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी का कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का कर रहे हैं, किसी भी सरकारी अपॉइंटमेंट के लिए आप जो सरकारी नौकरी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो आप सरकारी नियोजन मान लीजिए, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मान लीजिए, ठीक है। लेकिन एक कंपेशनेट अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? हमारे संविधान ने कंपेशनेट अपॉइंटमेंट की व्यवस्था को क्यों एक्सेप्ट किया? वाई? ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 की मैं एक बात बताता हूं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में एक कंपेशनेट अपॉइंटमेंट की बात हुई। और ये शब्द कैसे उठा? यानी श्रीमती ज्योति शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था 2020। श्रीमती ज्योति शर्मा जो एमपी की रहने वाली थी, उन्होंने केस दायर किया हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ एमपी। क्योंकि राज्य का मामला है तो पहले तो एमपी में जाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होती। तो श्रीमती ज्योति शर्मा के जो पिताजी थे, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है। हालांकि मुझे पद का नाम याद नहीं है, लेकिन हल्का मुझे केस याद है, आप सुन लें एक बार। तो उनके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और जब गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनके पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। और जब उनके पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, तो अब सीधी जिम्मेदारी है, आप सभी को पता है कि जब आपके माता पिता की पद पर रहते हुए, सरकारी सेवा में पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उसकी नौकरी उसके बेटे को मिल जाती है। लेकिन श्रीमती ज्योति शर्मा का कोई भाई नहीं था, यानी पिताजी का कोई बेटा नहीं था। अब यह बात है, और श्रीमती ज्योति शर्मा की शादी हो चुकी थी। तो जब श्रीमती ज्योति शर्मा की शादी हो गई, तो घर की किसी भी चीज पर उसका बंटवारा नहीं, यानी उसका कोई हक नहीं, क्योंकि नौकरी तो बेटे को मिलती है, बेटी को नहीं। ये पहले एक नहीं था। तो अब ये श्रीमती ज्योति शर्मा ने मामला उठा दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का यह बयान आया कि हम लिंग के आधार पर यह भेदभाव नहीं कर सकते, ये नौकरी बेटी को नहीं मिलेगी क्योंकि वह एक फीमेल है। नहीं, यानी जेंडर के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे नौकरी एक मेल को मिलती है कंपेशनेट के आधार पर, ऐसी ही इसी प्रकार से एक फीमेल को भी नौकरी मिलेगी कंपेशनेट के बेसिस पे। इसे कहते हैं कंपेशनेट अपॉइंटमेंट। जब आप बिना पेपर दिए, जनाब, बिना पेपर दिए, बिना फॉर्म फिल किए, पहले आप फॉर्म फिल करते हो फिर पेपर देते हो, तो बिना फॉर्म फिल किए और बिना पेपर दिए जब आपके माता या पिता की जगह पर आपकी जब नौकरी लगती है, तो उसे कंपेशनेट अपॉइंटमेंट कहा जाता है। लिख देते हैं इसे एक बार, तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति अधिकार।
कंपेशनेट अपॉइंटमेंट राइट्स, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप इसे कंपेशनेट अपॉइंटमेंट राइट। बताओ, अब यहां पर संविधान के जानने वालों ने यह नहीं को सोचा होगा कि भैया अब यहां से लिंग, अब जो आज जो व्यक्ति ये कहते थे कि भैया जेंडर के बेसिस पे भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अरे अब बोलो ना, जो संविधान को पढ़ लिया या जो संविधान को पढ़ के नहीं आए हैं लेकिन फिर भी संविधान के रक्षक बने हुए, बड़े और सोचने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। संविधान के रक्षक, अरे संविधान के रक्षकों पहले संविधान को पढ़ के तो आ जाओ, फिर रक्षक बन लेना भाई। चलिए, तो कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, यहां पर आप केस लिख सकते हैं श्रीमती ज्योति शर्मा, श्रीमती ज्योति शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एम, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, तो आप समझ गए यहां पर, ठीक है, प्रतिनियुक्ति। अब मैं सीधा पढ़ाने जा रहा हूं आपको अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6। सर बोलेंगे बीच के खा गए, बीच के हम खा गए, काहे नहीं है, बीच में क्या हुआ है, आर्टिकल जो 2 सब क्लॉज 3 है वो लगभग 50 पर है आपको, तो 6 पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 और 6, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 15 सब क्लॉज 6 है ना, ये ईडब्ल्यूएस की बात करता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में सरकारी सेवाओं की बात, पहले आपने 15 सब क्लॉज 6 देखा था, तो 15 सब क्लॉज 6 क्या कहता है, वो कहता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मैक्सिमम 10% फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन हायर एजुकेशनल, यानी वो शैक्षणिक संस्थानों के लिए, लेकिन सब क्लॉज 6 जो है 16 वाला, ये काम करता है सरकारी सेवा। लिख दें आप कि 2000 यानी केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के वर्गों के लोगों के लिए, वर्गों के लोगों के लिए, वर्गों के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत बढ़िया, तो यहां से आप समझ चुके हैं, यानी सब क्लॉज 6 में बात क्या होती है, सरकारी सेवाओं के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। चलिए, आर्टिकल 16 खत्म हो चुका है आपका, अब आते हैं आर्टिकल 17 की तरफ। आपको पता है 2019 में हमारे भारत में लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा था जैसे कि वो कोई जानवर है, जानवर इन द सेंस, जैसे एक हमारे इतिहास में जब हमारा कॉलोनियल सिस्टम काम कर रहा था हमारे भारत में, जिसे आप औपनिवेशिक काल कहते हैं, तो कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या था, अंग्रेजों ने एक प्रथा बनाई थी, और अंग्रेजों की ये प्रथा थी, ये ट्रेडिशन था कि यानी उनकी नज़र में हर भारतीय गलत था। देखो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है और कहना भी चाहिए। कॉलोनियल टाइम पीरियड में ये था कि वो कहते थे, अंग्रेज कहते थे कि हर क्रांतिकारी देशद्रोही, जहां तक अंग्रेजों ने तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को नहीं छोड़ा, यानी उनकी नजर में तो ये पाप है, ये गुनाह है, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है गुनाह कर रहा है, अंग्रेजों को तो यही लगता था। तो अंग्रेजों ने 1919 के आसपास एक रॉलेट एक्ट पारित किया, उस रॉलेट एक्ट में ये ट्रेडिशन लाया गया था, ये एक कहावत आई थी वहां पर, उस रॉलेट एक्ट में ये था कि जो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं क्योंकि यहां पर वो काम आएगा, कि रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान, ये प्रोविजंस किया गया
कि जो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या षड्यंत्र रच रहा है या देश के किसी भी कोने में अंग्रेजी सरकार को खतरा पहुंचाना चाहता है, ठीक है, उनके खिलाफ जांच की जाए। और यदि जांच सत्य पाई गई, और कुछ सत्य नहीं है, अंग्रेजों के लिए तो उनका हेड भी उनका, टेल भी उनका था। यदि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं कर रहा होता था ना, तो उस पर आरोप लगा देते थे और उसे अपराधी बनाने में उन्हें 2 मिनट नहीं लगती थी। ठीक है, यही उनका सिस्टम था, क्योंकि अंग्रेज कौन से न्यायवादी थे, वो थे भ्रष्टाचारी। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। रॉलेट एक्ट में कहावत की गई कि ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील। यानी 3 कहावत थी कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी हो चुका है, वो ना तो आपको कोई वकील करने देगा, ना आप अपील करोगे और ना ही आप कोई दलील दोगे। तो कुल मिला के ना तो अपना बचाव कर सकते हो, केवल मूक दर्शक बने रहिए। अंग्रेजी सरकार कह रही है कि यू आर अ क्रिमिनल, तो आप मान लीजिए यस आई एम अ क्रिमिनल, बस इतनी सी बात थी। यही नरेंद्र मोदी सरकार में 2019 में केस आया था। और 2019 का ये केस था कि उस समय क्या था, नरेंद्र मोदी जी ने एक एससी एसटी एक्ट पारित किया। और एससी एसटी एक्ट में ये हुआ कि जो भी व्यक्ति, जो नॉन एससी एसटी है, जैसे कि सवर्ण वर्ग है, ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति एससी और एसटी कम्युनिटी के वर्ग का अपमान करेगा, चाहे अपने काम से करे, चाहे अपनी जवानी मुंह से करे, मुंह जवानी से करे, कैसे भी करेगा, उसको सीधे गिरफ्तार करिए बिना वारंट के और उसको सीधे जेल में डालिए और जमानत भी नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब ये हुआ कि कुल मिला के यहां पर एससी एक्ट एक्ट के जो कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको नरेंद्र मोदी सरकार प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं कि हमारे भारत में यदि किसी को भी शह दे दी जाए तो वो उस कानून का दुरुपयोग करने लग जाता है। ये हुआ है और हकीकत में हुआ। जैसे कि अभी क्या होता है, अभी हमारे भारत में एक, मेरे हमारे मित्र एक एडवोकेट हैं, संविधान से रूबरू होते रहते हैं, तो एडवोकेट हैं, बातचीत होती रहती है, तो एक केस हमने भी सुना। अब ये तो एससी एसटी एक एक्ट था, जिसके एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों ने ही इसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया। किसी की दुश्मनी, चाहे परिवार से हो चाहे किसी की संपत्ति से हो, यदि मान लो किसी भी एससी एसटी ने इस पर यह आरोप लगा दिया कि ये मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा है, अब समझ रहे हो ना, यानी मामला कोई और था और लगा दिया एससी एसटी एक्ट, पुलिस आई उसको गिरफ्तार करके ले गई। अब वो पुलिस से कह रहा है कि सर मैंने अपमान थोड़ी किया था, मैं तो किसी और मैटर पर बात कर रहा था। तो ये होता है कानून का दुरुपयोग। तुरंत नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको वापस लिया, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लग गया। खैर, अच्छी बात है, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कानून का आप यदि यूज कर रहे हैं, कानून को अपना बड़ा भाई के तौर पर मान रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ठीक, फिर चलता है। हालांकि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके हमारे भारत में और भी सारे कानून हैं, जैसे कि एक चलता है अनटचेबिलिटी प्रिवेंटेशन एक्ट ऑफ 1956 काम करता है। उसके अलावा एक काम करता है सिविल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट ऑफ 1976 काम करता है। ये भी बहुत अच्छा कानून है। चलिए, कानून आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना वारंट के गिरफ्तारी करना, उससे कोई वकील हायर नहीं कर सकता, भैया कोई अंग्रेजी सरकार हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 17 पे, जिसको लिखना बहुत सही वक्त भी है और लिख देते हैं। तो ये केवल अनटचेबिलिटी को रोकता है, छुआछूत का अंत करना। हमारे आज भारत की विडंबना है, भारत के कई सारे गांव में आज भी छुआछूत बड़े स्तर पर हो रही है। आंखों देखी देखी घटना, बताना तो नहीं चाहता, दुख होता है बताते हुए, लेकिन फिर भी आज भी भारत के कई सारे रूढ़िवादी गांवों में, यहाँ पर रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, वहां पर भी ऊंची जाति का व्यक्ति एक गिलास पानी पीने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि नीची जाति का व्यक्ति लाया था, वो पानी अपवित्र हो गया। चाहे मैं तमिलनाडु के उस बालीगोंडापुरम गांव की बात करूं, वहां के सरपंच ने नीचे जाति के लोगों से कुएं से पानी निकालने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वहां से नीची जाति का भी पानी पीता है और वो अपवित्र हो जाएगा। यही बात है सारी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और ये चीजें चीजें करंट में आती हैं, न्यूज में आती हैं। न्यूज देखा करें, सोशल मीडिया का यूज
यूज किया करें प्लीज मिस। ठीक है, मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं, एक इनशॉर्ट्स एप्लीकेशन आता है। आप वहां पे नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट्स और नेशनल और इंटरनेशनल सकते हैं, जो भी हो रहा है हमारे, क्योंकि ज्यादा तो आपको भारत से ही मतलब होगा, भारत की भी न्यूज़ आती है, उस आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है सारा, तो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत इजी इंग्लिश आती है। चलिए आर्टिकल 17 एक बार लिख लेते हैं। इस पे लिख सकते हैं कि सरकार सरकार तथा व्यक्तियों का, देखें, सरकार का यह सरकार का यह अधिकार है, सरकार का यह अधिकार है कि वह समाज से, वह समाज, सोसाइटी से, समाज से समाज से छुआछूत का अंत करे। और बताऊं, आर्टिकल 17 हमारे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस पर कतई जोर दिया गया, इतना जोर दिया गया छुआछूत को। मैं आपको बता दूं, ये आज की कोई कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत आजाद हुआ 1947 में, 50 में संविधान बन गया था, लागू हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है, तब से ही कहानी है। तो ये 74-72 सालों की कहानी नहीं है, ये 3000 सालों की कहानी। कितनी? 3 से 3.5। इतिहास गवाह इस चीज। आपने कभी भीमराव अंबेडकर की उस किताब को पढ़िएगा, उनकी अंबेडकर, मुझे पब्लिकेशन से याद नहीं, कल बता दूंगा। भीमराव अंबेडकर जी की एक जीवनी है, में उन्होंने लिखा है, जब मैं बैलगाड़ी से स्कूल जाता था, तो उस समय भी बैलगाड़ी का जो चालक था, वो मुझे इसलिए मना कर दिया करता था क्योंकि मैं दलित था, क्योंकि मैं दलित था। मैं बैक वेंचर इसलिए था क्योंकि वहां के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुझे इसलिए मना करते थे क्योंकि आप दलित हो तो आप पीछे बैठो। हालांकि उसमें छात्रों का भी हाथ था, ऐसी बात नहीं है। तो कई सारी उन्होंने कहानियां लिखी, उस कहानी के किस्से आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो वह समाज से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से छुआछूत का अंत करे, अनटचेबिलिटी कह सकते हैं इसको। छुआछूत का अंत करे, इसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अंत करे। ठीक है, और शॉर्ट में लिख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो, दलितों के साथ ये भेदभाव हो रहा है, आज भी हो रहा है, बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो व्यक्ति छुआछूत करता है, उसको कभी मेट्रो सिटी में लाके पटक दो और उससे बोलो कि मेट्रो में सफर करो। सबसे बड़ी बात बोली है मैंने, मेट्रो में सफर करो। अब मेट्रो में तो वो किसी भी हाल में, देखो, छुआछूत वाली सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सोच को समझा के नहीं बदला जा सकता, उनकी सोच को बदला जा सकता है इन्वायरमेंट से। आप उन पे किसी प्रकार का दबाव मत बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपके गांव में आज भी परदादा जी जिंदा हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जिंदा भी हैं, तो वो करीबन करीबन, मैं मानता हूं, उस प्रथा के ही रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि उनका जमाना उस टाइम पे छुआछूत वाला ही था। ठीक है, हाँ, दादाजी फिर भी हद तक नहीं करते होंगे, लेकिन जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो करते होंगे, पक्की बात, यदि वो ऊंची जाति से आते। तो कुल मिला के बात यह है, यदि उनको समझाना बुझाएं, तो भैया उनके एथिक्स, वो उनकी एज जो है वो 90 और 95 की एज, हालांकि कुछ तो 100 क्रॉस भी कर जाते हैं, तो उनकी एज इस वक्त ऐसी है, तो समझाना बुझाना काम नहीं आएगा, क्योंकि उनके जवानी से लेकर और उनके बुढ़ापे तक का जो सफर है ना, वो इतना मजबूत हो गया है कि अब उनको समझाने या बुझाने से काम नहीं चलता। छुआछूत को यदि आज भी हमें भारत के उन गांव से, पंचायतों से, ठीक है, खत्म करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि उन बड़े बूढ़ों को आप मेट्रो सिटी में लाके पटको, और मेट्रो सिटी में आप उससे ये बोलो कि एक दिन बिता के बताए। सही बता रहा हूं, देखो, भूख से प्यारा कुछ नहीं होता, ठीक है, और मौत से डर सबको लगता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, यदि वो एक दिन भूखा रहेंगे, एक दिन भूखा, 2 दिन भूखा, उसके बाद वो किसी ना किसी रेस्टोरेंट पे जाके जरूर पूछेंगे, भाई साहब खाने में क्या बना है, ठीक है। अब भूखा व्यक्ति खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट से धर्म नहीं पूछेगा, जाति नहीं पूछेगा, वो दलित भी हो सकता है, अब खाना खाना ही पड़ेगा।
उस दिन उनकी छुआछूत की सोच खत्म हो जाएगी। उनको मेट्रो में लाके पटकिए और बोलिए कि मेट्रो में एंट्री करिए। अब उनके लिए पर्सनल मेट्रो तो लाई नहीं जाएगी। मेट्रो में जो लोग सफर कर रहे हैं वो कई सारे धर्म और कई सारे जाति के, वहां पे उनको टच भी होगा, तो वहां पे उनकी सोच खत्म। वो बोलेंगे यार कुछ नहीं होता टच होने, हम तो नहीं हुए हैं पवित्र। तो ऐसे लोगों के एथिक्स बहुत मजबूत होते हैं। तो रास्ते भी हैं। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में कि छुआछूत को अंत या खत्म समाप्त करने के सुझाव दीजिए। ठीक है, कुछ 250 शब्द का था, तो उस पे ये सुझाव बहुत अच्छा लगा मुझे, काम भी आया। समाज से पूर्ण रूप से छुआछूत का अंत करे, सरकार का ये होगा। और इसके लिए सरकार अब जो करे, अब भैया ना करे तो उसका क्या इलाज है। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 17 जो है यह सरकार एवं व्यक्तियों पर भी लागू होता, सरकार एवं व्यक्तियों पर भी लागू होता। अब चलो सरकार तो अनटचेबिलिटी नहीं करती है, छुआछूत नहीं करती है, लेकिन मान लो व्यक्ति ही करने लग जाए तो सोसाइटी में आपका पड़ोसी दलित से है तो आप उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी नहीं कर सकता, लागू होता है। चलिए बहुत अच्छे। अब आर्टिकल 17 पे थोड़ा सा राइट लिख लेते हैं। अब सरकार क्या करती है, देखो हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोरलिटी और एथिक्स समझ में नहीं आती। उनके लिए एक अच्छा सा व्यवस्था कर रखी है, वो है दंड की व्यवस्था। जब आप एथिक्स में, यूपीएससी वाले समझ गए होंगे, जब आप एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स में एक सोशलाइजेशन प्रोसेस आता है। और सोशलाइजेशन प्रोसेस ये बताता है कि भैया जो समाज के रूल्स मानेगा उसको तो हम पुरस्कार देंगे, उसको प्राइज देंगे, और जो नहीं मानेगा उसको दंड देंगे, उनको सैंक्शन करेंगे। ठीक है, अब सैंक्शन कर दिया तो कुछ लोगों के बात प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, तो उनके लिए सरकार ने एक अलग व्यवस्था कर रखी। उनके लिए कर रखा है कि देखो भैया संविधान पढ़ के आओ, संविधान में आर्टिकल 17 लिखा हुआ है कि छुआछूत का अंत करो। ठीक है, फिर भी तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा, एक गुलाब के फूलों से भरी माला हम आपके लिए तैयार कर लेते हैं, और वो है दंड की व्यवस्था। दंड की व्यवस्था का मतलब होता है आजीवन कारावास की व्यवस्था। और आजीवन कारावास में जमानत नहीं होती भाई साहब, मैं आपको बता दूं। तो कभी भी एससी और एसटी एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट से भैया प्लीज बच के रहना। बच के कम से कम किसी की भावना को आहत ना करें, और कम से कम डर की भावना तो बिल्कुल, ठीक है, डर की भावना से ही काम कर लो यार, क्यों किसी का अपमान करना। इसके लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया था 1956 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, और उस समय एक्ट चलता था अनटचेबिलिटी प्रिवेंटेशन एक्ट ऑफ 1956। आप लिख सकते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध निषेध अधिनियम, अपराध निषेध अधिनियम, ये एक्ट काम करता था। समझे? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, और इसी को 1956 काम करता था, और इसी को हमारे 1976 हमारे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1976 कर दिया, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए बहुत अच्छे। तो कुल मिला के आप बात समझ गए हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट उससे पूछता भी है, और देखो ये मेरी ऑफलाइन स्टोरी है, जब हम ऑफलाइन बैचेस लेते थे तो वहां पे तुरंत क्वेश्चन आ जाते हैं। कैमरे या कैमरे के सामने जब हम क्लास लेते हैं तो क्वेश्चन बाद में मिलते हैं, और उनका रिप्लाई फिर बाद में आता है। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस की खास बात ये होती है कि वहां पे क्वेश्चन तुरंत पुटअप होते हैं। एक टाइम होता है लेक्चर के बाद 10 से 15 मिनट का, वहां पे डाउट सॉल्विंग होती है, तो वहां बड़ा मजा आता है डिबेट करने में। स्टूडेंट पूछता है हमसे कि सर आर्टिकल 17 में जो छुआछूत है, छुआछूत को कभी भी हमारे संविधान में इसको लिखा नहीं गया। मैं आपको बता दूं, छुआछूत संविधान में नहीं है शब्द। आप इसे संवैधानिक शब्द मत मान लेना गलती से कि सर छुआछूत संविधान में लिखा हुआ है कि अंबेडकर साहब इसको लिख के गए थे। नहीं जी नहीं, लिख के नहीं गए थे इसको। यानी हमारे छुआछूत शब्द की हम बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं,
ये हमारे व्यवहार से और हमारे एक्शन से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। यानी हमारा व्यवहार कैसा है। कल को कोई व्यक्ति किसी दलित को एब्यूजिंग वर्ड यूज करे, उससे बदतमीजी से बात करे, उसकी जाति को कोसे, तो ये होगा उसका व्यवहार। ठीक है, तो उसके बिहेव के बेसिस पे उसको दंड मिलेगा, तो सैंक्शन दिया। एक होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, जैसे पानी का गिलास में एग्जांपल लिया था, आप किसी को घर में इसलिए अंदर नहीं आने दे रहे क्योंकि वो दलित है। ठीक है, तो ये एक्शन, और उसके आने के बाद फिर आप घर की देरी को धो रहे हो, ये एक्शन है। तो कुल मिला के बातें बता रहा हूं, अपने व्यवहार से और अपने एक्शन से भी हम अनटचेबिलिटी को शो कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने दंड की व्यवस्था की है। आज भी कई सारे लोग छुआछूत के केस में आ, नाम दर्ज है इनका, जिनकी जमानत तक नहीं हुई। हाँ जी, जमानत नहीं हुई। वकील भी दूर भागता है इससे भाई साहब। वकील केस को हायर नहीं करते, केस को भी हायर नहीं करेगा भैया। अनटचेबिलिटी का मामला है, मैं नहीं जा रहा। कुल मिला के यही बात होती है। या फिर भी आप इसका सम्मान करें, और सम्मान नहीं करते हैं, जो इसका सम्मान नहीं करेंगे यहाँ पर सैंक्शन भी है, तो प्लीज बच के रहें। ठीक है, चलिए अब हम आर्टिकल 18 की बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो अब जो आर्टिकल 15, 16 और 17 इस लेक्चर में हो गए, आर्टिकल 18 की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। सभी खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद सभी।